नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में हैं अंशुमान जी। हम अर्थात में आ चुके हैं। अर्थात में हम बातचीत करेंगे आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हैं, उनका अर्थशास्त्र क्या कहता है? वो कैसे अ, एक ऐसे पेंडुलम की तरह है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, जो कभी राज्य के पाले से, कभी केंद्र के पाले में विचरण करते रहते हैं। तो आगे बढ़ें उसके पहले अंशुमान जी, पिछले अर्थात पे बातचीत करें। कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं और उस पर जो नज़रअंदाज करने की एक परिपाटी चली आ रही है, केसेस को नज़रअंदाज करना, आप कुंभ को नज़रअंदाज करते हैं और फिर वही काम करते हैं कि कुंभ को आप वर्चुअली मनाते हैं। आप रैलियाँ प्रतिबंधित करते हैं, उस समय भी आप कोविड को नज़रअंदाज करने के बाद भी आप फिर से अपनी रैलियाँ बंद कर देते हैं। चुनाव आयोग भी फिर कहता है कि भाई रैली, रोड शो ये सब नहीं होगा, 500 से लोग ऊपर नहीं आएँगे। जब स्थिति इतनी भयावह हो जाती है तब। ये सब बातें हमने पिछले अर्थात में की। आगे बढ़े अंशुमान जी, उसके पहले हम इंडिया टुडे हिंदी के अंक में इस बार क्या पढ़ने वाले सिद्धांत अर्थात में आपका स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जिन चीज़ों पर चर्चा की थी उसपे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, हैं? फ़ोन पर, मैसेज पर, डायरेक्ट मैसेज पर, और उन्होंने हमने उस संवेदना को, उस दर्द को, उस उपेक्षा को तथ्य के आधार पर समझाने की, बताने की कोशिश की थी पिछले अंक में कि दरअसल हमारी ये स्थिति क्यों हुई है, हम क्यों, हमारे ये दुर्भाग्य हमारे साथ क्यों है, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी व्यवस्था में, इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद भी। इस बार का इंडिया टुडे का अंक उसी विषय को और गहराई से खोलता है। इस बार की कवर स्टोरी में आप ये जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, कैसे-कैसे टूटा, कैसे-कैसे दरका, कहाँ-कहाँ पिछले 1 साल में लापरवाहियाँ हुई। ये बात हम लगातार कह रहे थे और अब सरकार के भीतर इस बात को स्वीकार किया जाने लगा है कि पिछले साल लापरवाही हुई है। हमने सितंबर में, जुलाई में सब कुछ गिव अप कर दिया, कोविड पर जीत की घोषणा कर दी गई और जिस पर हमने कहा था कि सीरो सर्वे लगातार बता रहा था कि भारत में संक्रमण बढ़ रहा है। तो इस बार का अंक अलग-अलग राज्यों से केस स्टडीज के साथ ये बताएगा कि ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ी, बेड की कमी क्यों हुई, दवाओं की शॉर्टेज क्यों हुई। दूसरी चीज़ ये कि जो कोविड का ये दूसरा वायरस है, जो म्यूटेंट है, इसका साइंस क्या है? ये क्यों इतना घातक और इतना भयानक है? इसको ये जो नया खौफ है, नई दहशत है और ये कब तक, इससे उभरने के लिए क्या तैयारियाँ ज़रूरी थी जो नहीं हो पाई, इस बार की कवर स्टोरी इसी पर केंद्रित है। ओके। और आगे बढ़ते हैं अंशुमान जी, अर्थात पे आते हैं आज के हम। अर्थात है जवाबदेही का बही खाता। अंशुमान जी, जिस समय आप बता रहे हैं सीरो सर्वे की बात, जिसमें आप बता रहे थे, अभी मुझे एक चीज़ याद आ गई। हम लोग जब आज इसको 23 अप्रैल को शूट कर रहे हैं, लोगों के बीच में 25 तारीख को ये एयर होगा। मुझे एक बात याद आ गई है, एक्सप्रेस में आज एक खबर आई है और वो खबर है कि कैसे हाउस पैनल ने बार-बार ये बताया था पिछले साल कई मौकों पे कि साहब देश में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है हमको। ये बार-बार बताया था। सेरो सर्वे ही नहीं, सेरो सर्वे तो आपको केसेस के बारे में बता रहा था, लेकिन हाउस पैनल ये बार-बार बता रहा था कि साहब क्राइसिस ऑक्सीजन को लेकर आ सकती है। ये आपने देखा अंशुमान जी? हाँ, मैंने देखा और किसे ये नहीं पता था। देखिए, मैं आपसे पि मैंने जो हम लोगों ने पिछले अंक में जिस बात पर चर्चा की थी और उससे पहले भी एक अर्थात में इस पर चर्चा की थी और पिछले साल याद करेंगे कि जब ये कोविड शुरू हो रहा था, उस समय जो पहला अर्थात हमने किया था, वो भी टाइमलाइन पे उपलब्ध होगा, उसे देखा जाए, उसे उसे उसी समय हमने कहा था कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं कभी भी और उनका नतीजा ये है कि हमें एक ऐसे छद्म आवरण में छोड़ दिया गया और पूरे देश को इस गफलत में डाल दिया गया कि कोविड भी खत्म हो गया और हम कोविड अगर आएगा भी तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो संक्रमण के आंकड़े भी सरकार के पास मौजूद थे, ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड की तैयारियां, दवाओं की आपूर्ति, बाकी ढांचे की जानकारी भी सरकार के पास मौजूद थी। फिर उसके बाद ये परिस्थिति हमारे सामने आई और अब आकर वो चीजें बाहर निकल रही है। हमें कई बार लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम समय से पहले लोगों को इस बात की चेतावनी देते हैं, पर हमारा दायित्व है लोगों को बताना कि ये व्यवस्था ऐसे टूट सकती है, क्योंकि हम करीब से उस व्यवस्था को आप और हम जमीन पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम शायद पहले ये समझ लेते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। संसद की समिति सरकार को बता रही है। सरकार राज्यों को चेतावनियां भेजने की बात कह रही, पर वो चेतावनियों का अर्थ क्या था, स्वरूप क्या था, ये अलग विवाद का विषय विषय है। अब संक्रमण के आंकड़े सरकार को बता रहे हैं।
कैपेसिटी का कोई ग्राउंड लेवल डेटा नहीं सरकार दे रही है। ये क्या सरकार ने पलटकर राज्यों से पूछने की कोशिश की कि क्या तैयारियां हुई? और उसका नतीजा है आज ये है कि हम इस स्थिति में है कि बहुत सारी मौतें जो सिर्फ बुनियादी ढांचा ठीक करके रोकी जा सकती थी, जो अवॉइडेबल डेथ्स थी, वो मौतें हमारे सामने हो रही हैं। हाँ, तो अंशुमान जी, आज के अर्थात में चलते हैं अब हम लोग, जो जवाबदेही का बही खाता आपने शीर्षक दिया है इसको। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं और जरूरी बात है, वो आपसे किसी अधिकारी ने संभवतः कही थी, आप जैसा जिक्र करते हैं कि ये बहुत जरूरी बात है कि देश में हम उपलब्धियों का श्रेय लेने जरूर आते हैं। हम कोई मेला आयोजित करते हैं, रोजगार मेला सरकारें आयोजित करती हैं, कुंभ सफलतापूर्वक, अर्धकुंभ आयोजित करती हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा मुस्तैदी से आप कहते हैं कि साहब हमने कह दिया, हमने कर दिखाया, एक सफलतापूर्वक आयोजन। लेकिन कोई भी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का श्रेय लेने क्यों नहीं आती है? वो जानती हैं कि वो इतना लचर, इतनी ज्यादा समस्याओं से भरी हुई व्यवस्था है कि उसका श्रेय लेने पर बदनामी ही बदी है अपने हिस्से। जी, सिद्धांत, आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल कई बार पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हमारे पास आए आए कि और खूब राजनीति हुई इसके ऊपर, हो रही है कि इस राज्य में ज्यादा खराब व्यवस्था है, इस राज्य में ज्यादा अच्छी, यानी महाराष्ट्र का मरने वाला छत्तीसगढ़ के मरने वाले से अलग है, गुजरात का मरने वाला उत्तर प्रदेश के मरने वाले से अलग है। इस तरीके की राजनीति हो रही है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने हमसे जानने की कोशिश की कि और पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या जिम्मेदारी है किसकी, राज्य और केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था में। तो आज हम बहुत खोलकर स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं, तय आप करें, आप सोचें, आप तय करें कि कौन जिम्मेदार है, देखने की कोशिश करें, पर ये जानना जरूरी है कि जवाबदेही का बही खाता क्या है। और जिस अधिकारी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात 2018 17-18 के स्वाइन फ्लू की है। कोविड की आपदा बहुत भयानक है, पर इसका छोटा सा पायलट हमने स्वाइन फ्लू की आपदा में कई सारे राज्यों में देखा था, जब बहुत सारे लोग मरे थे और बड़ी संख्या में मरे थे। भारत एक दौर में स्वाइन फ्लू की डेथ्स में सबसे आगे था। जब तो उस दौरान एक बड़े अधिकारी थे जो स्वाइन फ्लू की समस्या से जूझने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे जगह के हेल्थ डेटा उनके पास थे और उन्होंने मुझसे बहुत झुंझलाते हुए, बहुत तकलीफ के साथ कहा था, मरते हुए लोगों को देखकर काफी मौतें हुई थी, अगर हम पुराना आंकड़ा चेक करेंगे तो। उन्होंने कहा था कि सर, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गई गुजरी है कि उसे राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ के लायक भी नहीं माना जाता। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में अस्पताल बनाने, ऑक्सीजन की सप्लाई देने, बेड बनाने, वेंटिलेटर देने, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देने, इसको राजनेता श्रेय लेने लायक भी नहीं मानते हैं। जितना श्रेय वो तीर्थ यात्राएं कराने का, मेले लगाने का, स्टेडियम बनाने का, सड़कों के उद्घाटन का, पुलों के उद्घाटन का, हाईवेज के उद्घाटन का लेते, उस लायक भी इसे नहीं मानते। और इसलिए अगर जब भी कभी, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर हमारे ऊपर कोई महामारी आई तो हम मौतें नहीं गिन पाएंगे। ये बात उन्होंने 2018 में कही थी। दरअसल चुनौती क्या है, सरकारें, सिद्धांत, हमें कभी अपने दायित्व नहीं बताती और ना हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो उन्हें दे रहे हैं टैक्स के रूप में, बचत के रूप में, और जो जिन्हें हम चुनते हैं, उनके दायित्व क्या है। वो केवल श्रेय के ढोल पीटती हैं। जब कुछ अच्छा बड़ा हो जाता, अच्छा बड़ा होता भी है कि नहीं होता ये जमीन पर हमें नहीं पता, लेकिन जैसे कुछ बड़ा हो जाता, भारत ने वैक्सीन बना ली, श्रेय के ढोल पीट लिए गए। सरकारों ने हमने एक्सपोर्ट कर दी, श्रेय के ढोल पीट दिए गए। सरकारों ने पहले कोविड के पहले दौर में कुछ थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक कर ली, जांच की सुविधाएं बना दी और पूरी दुनिया से इंडोर्समेंट लेने की कोशिश की गई कि भारत ने बहुत कायदे से पहली वेव को मैनेज किया गया। जब ये श्रेय के ढोल पीटे जाते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर नाच उठते हैं, क्योंकि वो तथ्यों के भीतर जाकर समझने की कोशिश नहीं करते। जब तबाही आती है, जब हाहाकार होता है, मौतें आती हैं, तब हमें पता चलता है कि जिंदगी से जो जुड़ी हमारी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य, ऑक्सीजन जैसी जुड़ी जरूरतें हैं, इनके ऊपर हमेशा एक योजनाबद्ध ढंग से एक नीतिगत गफलत बनाकर रखी जाती है केंद्र राज्य सरकारों के बीच में। और जिसमें स्वास्थ्य सेवा, जिसके कारण आज हम मर रहे हैं, हर व्यक्ति खतरे में, एवरी पर्सन, आप किसी पर्सन से पूछिए, हर व्यक्ति डरा है, खतरे में। उसे अब ये गारंटी नहीं है कि सिस्टम उसको ऑक्सीजन दे पाएगा, उसे गारंटी नहीं कि उसको बाजार में दवा मिल पाएगी इतने बड़े देश में। आज जब हम ये बहस शुरू कर चुके हैं, और ये बहस बहुत अजीब और बहुत विद्रूप बहस है कि किस राज्य की ने ज्यादा लोगों को मरने दिया और किस राज्य ने ज्यादा लोगों को बचा लिया, किस राज्य के पास ऑक्सीजन है, किस राज्य के पास अस्पताल है, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ आश्चर्य होते हैं हमें। महामारी की पहली लहर में
देश में सारे आदेश केंद्र से जारी हो रहे थे। जब महामारी की पहली लहर आई, उन्होंने सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया था। सारे आदेश केंद्र से जारी हो रहे थे। और जब दूसरी लहर आई तो राज्यों को उनकी जिम्मेदारियां बताई जाने लगी कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य सेवा की। तो हमें समझना जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर सके कि आखिर हुआ क्या है। पहली लहर के दौरान या जब भारत में कोविड आया तो कानूनी तौर पर सरकार ने दो बड़े फैसले किए थे जो समझना जरूरी है। बीते साल केंद्र सरकार ने दो कानूनों का इस्तेमाल किया। एक कानून था एपिडेमिक एक्ट 1897 का और एपिडेमिक एक्ट अध्यादेश 2020 का जिसे ये 1897 का जो पुराना प्लेग के दौर का कानून था वो, और इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून 2005 का। इन दोनों कानूनों का इस्तेमाल किया और इनके साथ संविधान की धारा 256 अमल में आई, जिसके तहत राज्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं क्योंकि भारत में तब तक पैंडेमिक के लिए, महामारी के लिए कोई कानून नहीं था क्योंकि महामारी कभी आई नहीं थी आजादी के बाद से या 1897 के बाद से, तो कोई कानून नहीं था। तो ज्यादातर मामलों में राज्यों के अधिकार सीमित हो गए। इन्हीं दोनों फैसलों के तहत देश में लॉकडाउन लगाया, बढ़ाया, हटाया गया। पिछले साल केंद्र सरकार ने 987 आदेश जारी किए, 987 आदेश जारी किए जिसमें रेड ग्रीन जोन, ग्रीन जोन, किसको कितनी दवा दी जाए, कैसे टेस्ट किया जाए, कैसे भर्ती किया जाए, कैसे जांच किया जाए, कैसे खोला जाए, डीएम तक को सीधे सीधे अधिकार केंद्र सरकार से आदेश, जिलाधिकारियों तक को सीधे आदेश यहां से दिए गए। राज्यों ने उन्हें कॉपी पेस्ट किया, राज्यों ने उन्हें छोटे छोटे आदेशों में बदला और करीब करीब 6,500 के आसपास आदेश राज्यों ने जारी किए इन आदेशों के आधार पर। अब जबकि हम मरने वालों और बीमारों को राज्यों के तंबुओं में गिनने की कोशिश कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र के तंबू में कितने लोग हैं, उत्तर प्रदेश के तंबू में कितने लोग हैं, कर्नाटक में कितने लोग हैं, गुजरात में इसमें गिनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सवाल कठोर है, खरा है, पर 100% मौजूद है सिद्धांत कि अगर आपका अपना कोई ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मर गया, उसे अस्पताल नहीं मिला, तो इसके लिए कौन सा निजाम जिम्मेदार है, दिल्ली का या सूबे का? और यह सवाल हमें भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रबंधन की संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से समझना हमारे लिए जरूरी और जानना जरूरी है ताकि आप अपने सवाल सही कर सकें और आप समझ सकें कि हुआ क्या है वास्तव में। अचानक हम इस तरह से कैसे बिखर गए कि दिल्ली के 5 स्टार हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है लखनऊ के अस्पताल या गुजरात के अस्पताल या मध्य प्रदेश के अस्पताल रोज ऑक्सीजन के लिए एसओएस की चिट्ठियां डाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अंशुमान जी, यहाँ पर मैं उस बात का जिक्र करूंगा। मतलब दिल्ली का जो राठी हॉस्पिटल है, आप उसकी टाइमलाइन देखिए, वो कितना बिजार और कितना भयावह है कि वो राठी हॉस्पिटल लगातार ट्वीट कर रहा है कि साहब हम हर अथॉरिटी से कहते जा रहे हैं कि हॉस्पिटल को ऑक्सीजन दीजिए, नहीं मिल रहा है। अब तक ऑक्सीजन की जो व्यवस्था, ऑक्सीजन की किल्लत आज से तो है नहीं, ऑक्सीजन किल्लत लगभग हम 15 दिन से देख रहे हैं कि देश में लोगों को ऑक्सीजन के लिए सोशल मीडिया पे लिखना पड़ रहा है। अभी तक एकदम केंद्रित व्यवस्था की सारा कुछ एमएचए के हाथ में था। इतने लोगों की मृत्यु होने के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद कल उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज किया, कहा कि ऑक्सीजन के फ्लो के लिए जिलाधिकारी, एसएसपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे, कहीं से मूवमेंट न बाधित हो। तो क्या वही बात उठती है जो आप कह रहे हैं कि क्या ये चीज पहले नहीं आ सकती थी, इतनी जानें बचाई नहीं जा सकती थी क्या? कल जिस जो आदेश जारी हुआ वो भी उसी कानून के तहत जारी हुआ, आपदा प्रबंधन कानून के तहत। आपदा प्रबंधन, जिस कानून के तहत सरकार ने फरवरी में सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे केंद्र सरकार ने। आप याद करिए, जनवरी फरवरी का पूरा ना गूगल पर सर्च करिए कैसे मीटिंग्स होती थी। केंद्र सरकार सीधे सीधे आदेश देती थी, माइग्रेंट्स को ऐसे मैनेज करिए, जांच ऐसे कराइए, अप्रूवल के लिए हमारे पास आइए, दवा का अप्रूवल, मतलब यहां तक कि आप काढ़ा कौन सा पिए, दवा कौन सी खाएं, कितनी देर आप घर में क्वारंटीन में रहें, कितनी देर बाद आपको अप्रूव किया जाए, ये सारे नियम केंद्र सरकार तय करके दे रही थी राज्यों को, राज्य सरकारें उन्हें पालन कर रही थी। अब यहां यह बहस शुरू होती है और बहुत सारे लोग बहस करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास लोग कहते हैं कि नहीं साहब, स्वास्थ्य तो राज्य सूची का विषय है और जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती हैं, टूटती हैं, तो उनको राज्यों की जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात सही है कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, पर यह भारत का बड़ा भयावह है और बहुत विद्रूप अर्ध सत्य है और इसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। भारत में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, पर सेहत से जुड़ा प्रत्येक फैसला केंद्र सरकार लेती है जी। स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी राज्यों के हाथ में है, लेकिन वो डिलीवरी की कैसे जाएगी, दी कैसे जाएगी, यह तय करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बीमारी नियंत्रण की स्कीमें केंद्र सरकार बनाती,
दवाओं के लाइसेंस सरकार देती, केंद्र सरकार देती, दवाओं को जो अप्रूवल, साइंटिफिक अप्रूवल मिलने होते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के, टेक्नोलॉजी के निजी अस्पतालों को जो प्रमाणन दिया जाता है, जो उन्हें एक्रेडिटेशन दिया जाता है, उनके लिए जो नियम तय किए जाते हैं, बहुत तरह की वैज्ञानिक मंजूरियां, ऑक्सीजन के प्लांट्स की मंजूरी, यहां तक कि वैक्सीन, और ये सारी स्वीकृतियां, जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं हेल्थ के मामले में वो सारे फैसले केंद्र सरकार लेती है। यानी अस्पताल, राज्य सरकारें अस्पताल बनाने के ठेके बांट सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, लेकिन अस्पताल में सर्विस कैसे दी जाएगी, उसमें कौन सी दवा दी जाएगी, किस दवा का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऑक्सीजन कैसे लगेगी, उसके नियम क्या होंगे, उसके पूरे पैरामीटर्स क्या होंगे, ये सारा काम केंद्र सरकार करती है। इस पर हम आगे आएंगे कि राज्यों की कोई कैपेसिटीज क्रिएट करने की छूट क्यों नहीं दी गई, और कैसे केंद्र सरकार के पास एक व्यवस्था तैयार थी जिसको दो तीन साल पहले पीछे हटा दिया गया। इस पर हम आगे बात करेंगे जी। और इसीलिए सिद्धांत, कोविड के दौरान सारी के सारे मेडिकल अप्रूवल, दवा से लेकर कि आपको डॉक्सीसाइक्लिन लेनी है, कि आपको एजिथ्रोमाइसिन लेनी है, वहां से लेकर अस्पताल कैसे काम करेंगे से लेकर वैक्सीन के अप्रूवल तक सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आया। अब एक इसका दूसरा पहलू है मंजूरियां केंद्र सरकार के पास हैं, पर आप आश्चर्य करेंगे इस बात पर कि स्वास्थ्य सेवाओं पर 70% खर्च का बोझ राज्य उठाते हैं। अब यह बहुत विकट और अजीब सी परिस्थिति जो भारत के उन सारे लोगों के लिए समझना जरूरी है जो आज इस स्थिति से हताश और परेशान है कि हमारी सरकारें स्वास्थ्य को मैनेज कैसे कर रही हैं। 70% खर्च का बोझ राज्य उठाते हैं, 99% फैसले केंद्र सरकार लेती है। 70% खर्च का, और राज्य सरकारों के पास जो खर्च उनको हेल्थ पर करना होता है उनकी कमाई से बहुत कम है। यानी अगर उनको हेल्थ के ऊपर 100 रुपया खर्च करना है तो उनके पास हेल्थ सर्विसेज से होने वाली या बाकी चीजों से होने वाली कमाई उससे बहुत कम है। तो केंद्र सरकार करती क्या है, केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के तहत एक व्यवस्था बना रखी है जिसके तहत वित्त आयोग राज्यों को स्पेशल हेल्थ ग्रांट देता है। वित्त आयोग जो ग्रांट मंजूर करता है, हर 5 साल के लिए अनुदान राज्यों के लिए मंजूर करता है, उसमें हेल्थ ग्रांट की कैटेगरी होती है। और 15वें वित्त आयोग ने 5 साल के लिए 70,000 करोड़ रुपए की ग्रांट राज्यों के लिए हेल्थ में मंजूर की है। इसके बाद राज्यों को जो दूसरा पैसा मिलता है वो जो बीमारी नियंत्रण के लिए बनाई गई तमाम केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, एंसेफेलाइटिस, टीबी, एड्स, बच्चों को टीकाकरण और मातृ शिशु परिवार कल्याण के जो व्यवस्थाएं हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इस तरीके के जो कार्यक्रम है उनके तहत राज्यों को पैसा मिलता है। ये सब कुछ सुनने में आपको लगेगा 70% राज्य सरकारें खर्च करती हैं, केंद्र सरकार पैसा देती है, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि भारत में हेल्थ पर, इस सब मिलाकर, सारा तमाशा मिलाकर भारत में हेल्थ पर खर्च जीडीपी का केवल 1.26% है, और जीडीपी का 1% लगभग, 1%, 2% से भी कम, 1.25% लगभग के आसपास, 1.25% है। तो फिर क्या हम गलत जगह सर मार रहे थे जब कोविड आया? वास्तविकता ये, और एक कड़वी वास्तविकता और सच्चाई है कि आप लड़ते रहिए राज्य और केंद्र के बीच, चुन लीजिए आप अपनी राजनीतिक आस्था और श्रद्धा के हिसाब से कि आप महाराष्ट्र को दोषी ठहराना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश को ठहराना चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि भारत में अधिकांश लोगों की जिंदगी निजी स्वास्थ्य ढांचा ही बचाता है। हम पूरी तरह अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, चाहे उसे आप क्वैक मान लीजिए या एक बीएएमएस का मेडिकल प्रैक्टिशनर मान लीजिए, या एक प्राइवेट हॉस्पिटल और आपकी गली में चलने वाला 10 बेड का 15 बेड का नर्सिंग होम मान लीजिए, हम पूरी तरह से निजी स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए ही जिंदा हैं। भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने 2017 ने सिद्धांतों में बताया कि भारत में हेल्थ पर जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें 70% एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर से आता है। अब आप इसे करीब से देखिए, दवा प्राइवेट सेक्टर से आती, ऑक्सीजन प्राइवेट सेक्टर से आता, वेंटिलेटर प्राइवेट सेक्टर से आता, बेड प्राइवेट सेक्टर से आते, डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर से आते, हेल्थ फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर से आती, नर्स प्राइवेट सेक्टर से आती। आप अपने घर से कितनी बार, 90% लोग भारत के सरकारी अस्पतालों तक सिर्फ वही जाते हैं जिनके पास कोई सुविधा साधन नहीं होता। नहीं तो ओपीडी फैसिलिटीज का, जहां तक स्पेशलाइज्ड ओपीडी का सवाल ना हो, तो ज्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडी का या अपने मोहल्ले के कोई क्लिनिक का, सरकारी अस्पतालों के भी जो व्यवस्था है अंशुमान जी अभी, उसमें भी यही समस्या है इस समय। आप प्राइवेट कंपनियों को देते हैं कि स्वास्थ्यकर्मी संविदा पर भरे जाते हैं, वो मतलब वहां पर भी प्राइवेट कंपनी का ही एक पूरा हिसाब किताब है कि वो संविदा पर लोगों को रखवाती है साल भर के लिए। वहां पर भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सरकारी नहीं बची है। हाँ, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही। और अभी हमने देखा कोविड के दौरान बहुत जगह जो निचला स्टाफ था,
जो सपोर्टिंग हेल्थ स्टाफ आप जिसको कहते हैं, जो सेमी स्किल्ड या सेमी ट्रेंड स्टाफ है, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉय हैं, नर्सेज हैं और बाकी जो हेल्पिंग हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो सब प्राइवेट एजेंसीज को, ऑक्सीजन की सप्लाई देख लीजिए भारत में तो हमें कौन बचा रहा था, हमें बचा रहा था प्राइवेट सेक्टर। आज भी हमें वही बचा रहा है। आज भी हम सारा पैसा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर ही खर्च कर रहे हैं, प्राइवेट दवाओं पर खर्च कर रहे हैं। सरकारें ये बात आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले मान चुकी थी कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल हेल्थ ब्यूरोक्रेसी को संभालने भर के लिए पर्याप्त है। वो चाहती ही नहीं है कि उनके पास लोग आए, वो चाहती है कि कम से कम लोग हमारे पास सस्ता इलाज मांगने आए, जितना कम हो। और ये बात आपको राज्यों और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में और पूरे प्रबंधन में दिखाई देती है। सरकारें, यह वास्तविकता और एक कड़वी वास्तविकता है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से टैक्स वसूलती हैं बस, और तरह तरह से उसे रेगुलेट करने की कोशिश करती है। यानी एक रेगुलेटरी ब्यूरोक्रेसी है और एक टैक्स ब्यूरोक्रेसी है। टैक्स आपको मास्क से, आपको सैनिटाइजर से लेकर और लाइफ सेविंग ड्रग्स तक वसूलने में कोई चूक नहीं है। ह्यूज चैप्टर है टैक्सेशन के, फार्मास्यूटिकल पे, दवाओं पे, उससे वो टैक्स वसूलती हैं हम, और रेगुलेट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाती है जो प्राइवेट सेक्टर को तरह तरीके के लाइसेंस देने में, मंजूरी देने में भारत के स्वाभाविक भ्रष्टाचार तंत्र का एक हिस्सा है। तो इसलिए जब कोविड की पहली लहर आई तो और दूसरी लहर आई, हम एक गलत सोच रहे थे कि सरकारें कुछ कर पाएंगी। सरकारें कुछ कर ही नहीं सकती थी जब 30% ढांचा ही उनके पास है, 70% ढांचा तो प्राइवेट सेक्टर के पास है। वो इतना कर सकती थी कि हमारा निजाम जो राज्यों में था और केंद्र में था, वो सूचनाएं उनके पास असंख्य सूचनाएं थी। ह्यूज डेटाबेस उनके पास था। जुलाई अगस्त में अगर केंद्र और राज्य की सरकारें डेटा एनालिटिक्स करती, उनके पास जिलों में जांच का डेटा था, एज के हिसाब से इन्फेक्शन का डेटा था, लोगों के ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के डेटा थे। उसके आधार पर सिर्फ वो इतना कर देती कि सही जगह पर, सही समय पर दवा, ऑक्सीजन और बेड्स की आपूर्ति सुनिश्चित कर देती प्राइवेट सेक्टर की मदद से। अगर वो ये इंश्योर कर देती है कि पूरे देश में जितना बड़ा प्राइवेट नर्सिंग होम्स का और हेल्थ सिस्टम का नेटवर्क है, और बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपको छोटे छोटे शहरों में 5-5, 6-6 नर्सिंग होम मिल जाएंगे 10 बेड के, 15 बेड के। अगर उन्हें प्रॉपर नेटवर्क में लाया जाता, ये वो केवल, और ये काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना डेटाबेस नहीं, उसके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसे पता नहीं है कि कहां कितने मरीज निकल रहे हैं। सिर्फ वो इतना कर देती तो हम बहुत कुछ बच सकते थे। वो अगर ये एस्टिमेट कर लेती कि दिल्ली के टोटल हॉस्पिटल्स की, दिल्ली एनसीआर के टोटल हॉस्पिटल्स की आइडियल कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड X है, अगर हमारे पास मरीजों की संख्या 5% से 15% हो जाती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले, तो हमारी मांग जो है वो 5x हो जाएगी। तो 5x की सप्लाई लाइन हम दिल्ली के लिए तैयार कर सकते थे, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी सिद्धार्थ, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आज हम वही तो कर रहे हैं ना, कि हम एयरलिफ्ट करके टैंकर मंगा रहे हैं, हम ग्रीन कॉरिडोर बना के टैंकर मंगा रहे हैं। ये काम अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कहेंगे, अपोलो से, मेदांता से, या मैक्स से, या किसी से, तो वो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक डेटाबेस नहीं है। और इसीलिए आप सरकारें चुनते हैं ना, इसीलिए तो आप सरकारें चुनते हैं कि वो आपको प्रॉपर प्लानिंग दे सके, वो आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजी दे सके। जान तो ये लोग बचा ही रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग तो जान बचाने के लिए तो वही जा रहे हैं। वो तो हुआ क्या कि लोग कहीं भी क्षमताओं की कमी से नहीं मरे, लोग दंभ और लापरवाहियों से मरे। और वो पूरी तरह से, अब आप चुन लीजिए, आपके ऊपर है, आप राज्य सरकार को दोषी बनाना चाहते हैं और केंद्र सरकार को दोष देना चाहते हैं, अपने अपने जिम्मेदार चुन सकते हैं। पर जिम्मेदार चुनते समय एक और सहायता कर दूंगा मैं लोगों की, कि आप 2 और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बाद आप खुद चुन लीजिए कि आप चुनना चाहते हैं। पिछले साल कोविड के बीचों बीच सिद्धांत वित्त आयोग ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट दी थी हेल्थ पर, और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है, कोविड के दौरान हमने देख लिया है कि राज्यों की डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत कम है, इसलिए आप ये कोशिश करिए कि जो कंकरेंट लिस्ट है जिसमें परिवार कल्याण और मेडिकल एजुकेशन है, उसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाएं हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी हुई, ताकि हम राज्यों में कैपेसिटीज तैयार कर सकें, अप्रूवल देने की, साइंटिफिक अप्रूवल देने की, चीजों को मंजूर करने की, लाइसेंस देने की, बाकी चीजों की कैपेसिटी तैयार कर सकें। ये बात वित्त आयोग ने कही थी सरकार से पिछले साल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरे प्रकाश में आया 2017 में, आश्चर्य है मुझे, 2017 में केंद्र सरकार के हेल्थ मंत्रालय ने एक कानून का मसौदा जारी किया था जिसका नाम था जन स्वास्थ्य महामारी प्रबंधन एवं नियंत्रण कानून। 2017 में
उसमें पहली बार यह कोशिश की गई थी कि राज्यों और केंद्र की क्या जिम्मेदारियां हैं महामारी प्रबंधन में, इन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। ये 17 की बात है। तब तक कोविड वुहान में भी बीमारी नहीं भी नहीं पैदा, दे रहा था। हाँ। वुहान में भी नहीं पैदा हुआ था कोविड, तब तक नहीं। और ये शायद कहीं ना कहीं, जैसे मेरे सूत्रों का कहना है कि स्वाइन फ्लू के दौरान जो परिस्थितियां आई थी और दिक्कतें आई थी, उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित था कि अगर कोई महामारी आती है तो भारत में उसके प्रबंधन के लिए राज्य और केंद्र की जिम्मेदारियों का एक ढांचा बनाया जाए। 2017 में वो कानून ड्राफ्ट के तौर पर जारी किया गया। पता नहीं क्या वजह थी, कौन से रहस्यमय कारण थे कि वो पूरा कानून, वो पूरा ड्राफ्ट वापस ले लिया गया। अभी भी कहीं अगर कोई इंटरनेट पे खोजेगा तो उसके कुछ टुकड़े उकड़े अगर डिलीट नहीं हो गए होंगे सिस्टम से, तो शायद उसे उस कानून का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। सिद्धांत, अब दिक्कत यह है कि जो बात बहुत कड़वी और खरी है हमारे लिए, कि हम ऐसी सरकारों के दौर में हैं जो दम तोड़ती व्यवस्था से ज्यादा बुरे प्रचार से डरती है, जिनका खौफ इस बात से ज्यादा है कि प्रचार बुरा हो रहा है, जो इस बात से कतई खौफ ज्यादा नहीं है कि व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, लोग मर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन और दवा नहीं मिल रही है। तो इसलिए जैसे ही ये प्रचार डिस्टर्ब होता है, अब भाई शमशानों पर भीड़ दिखेगी, जलती हुई चिताएं दिखेंगी, ट्विटर पर हर तीसरा संदेश एसओएस का संदेश होगा कि ऑक्सीजन दिलाइए, बेड दिलाइए, दवा दिलाइए, तो अस्पतालों के टीम की चादर जड़ ही देंगे। तो आप दुष्प्रचार तो होगा ही। तो ये जो प्रचार संवेदनशीलता है, जो प्रचार परिवेश है, इसे हिट होना ही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि तोहमतें बांटने का एक तंत्र सक्रिय कर देते हैं कि अब तोहमत यह है कि नहीं साहब, महाराष्ट्र ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश चूक गया, छत्तीसगढ़ नहीं कर पाया, कर्नाटक नहीं कर पाया, बंगाल और असम नहीं कर पाया। सिद्धांत, पश्चिम के देशों की तुलना में पूरब के देशों की एक बहुत बड़ी सरकारों की एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ के नेता गलतियां स्वीकार नहीं करते। जाहिर सी बात है, ये बहुत लंबे और कई मौकों पर हमने देखा है। यहाँ के नेता गलतियां स्वीकार नहीं करते। आप अमेरिका में, यूरोप में देखें, गलतियां वहां भी करती हैं सरकारें, पर वो गलतियां स्वीकार करती। वहां के नेता आते हैं, मानते हैं कि हमने गलतियां की, वो गलतियां स्वीकार नहीं करते, और इसलिए कुछ नहीं बदलता। क्योंकि हम गलतियां स्वीकार नहीं करते, व्यवस्था अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करती। पहले चरण में 1.5 लाख मौतें हुई पहले वेव में, लेकिन दूसरे चरण में भी कुछ नहीं बदला। और ये बात हमारे लिए बहुत बहुत अफसोस की है और बहुत तकलीफ और दर्द की है सिद्धांत, कि हम भारतीय राजनीति के सबसे विभत्स चेहरे से इस समय मुखातिब हैं। इतना विभत्स चेहरा है, जो इतना महामारी क्रूर और इतना विभत्स चेहरा और इतना क्रूर चेहरा है, जहां हमने पिछले साल जब संक्रमण की रफ्तार कम थी, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित थी, तब हमने जो गरीबों का महाप्रवास देखा था, उसे लेकर राज्य और केंद्र सरकारें एक दूसरे से लड़ रही थी। वो दृश्य में भूलना नहीं चाहिए। रेल नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, किराया कौन देगा, सड़कों पर लोग भटक रहे थे। दिल्ली की जिम्मेदारी है भटकते लोग की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है कि बिहार की। हम ये लड़ाइयां पिछले साल देख रहे थे, जबकि कोविड का पहला चरण था। और दूसरा चरण जब हमारे पास आया तब हम ये लड़ाइयां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमको मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगी, हमारे यहां ज्यादा लोग मर रहे हैं कि तुम्हारे यहां। और अगर हमने इस महामारी के दौरान देश के नागरिकों को राज्यों के नागरिकों में बदल दिया है, हमने इस परिस्थिति में पहुंचा दिया है, तो ये भारतीय राजनीति का सबसे विभत्स चेहरा है, जिसमें हम लोगों को उस राज्य का नागरिक हमारे राज्य से नहीं है, कि छत्तीसगढ़ का नागरिक अभिशप्त है क्योंकि वहां की व्यवस्था खराब है, और कहीं का नागरिक इस बात के लिए संतुष्ट हो सकता है कि वहां की व्यवस्था ठीक है। तो अगर नसीहतें ली जाएं, कोई गारंटी नहीं है कि तीसरी वेव नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं है कि कोविड की तीसरी वेव नहीं आएगी। दूसरी वेव में शायद अगर नसीहतें ली जाएं, अगर जिम्मेदारियां तय की जाएं, जिम्मेदारियां ऊपर से तय हों, नीचे से तय हों, और ये बहस ना की जाए कि किस राज्य की जिम्मेदारी थी, तो शायद हम जहां तक पहुंच चुके हैं, जितना बिखर चुके हैं, इसे भी अभी रोका जा सकता है। अभी भी सिद्धांत, ऑक्सीजन की डिमांड करने वाले मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की प्रतिशत में काफी कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अभी भी सरकारें अगर चाहें, एग्जिस्टिंग प्राइवेट नेटवर्क का, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नेटवर्क का, एग्जिस्टिंग जो मौजूदा धर्मार्थ और जो चैरिटी नेटवर्क है, इसका अगर प्रभावी ढंग से, कहां गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट, कहां गया हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स? हम एक सिंगल एप्लीकेशन भी नहीं बना पाए जिस एप्लीकेशन पर आपको पता चल सके कि भारत में कहां बेड अवेलेबल है खाली। तो
ये पूरा, और इसी किस्म की तो दावे हम पिछले साल से कर रहे थे कि आरोग्य सेतु हमने बना लिया, हमने बाकी चीजें बना ली। अभी भी इस बात का समय है कि सरकार, सारे राज्य और केंद्र सरकार ये तोहमतों की राजनीति छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। बहुत ही विभत्स है। मैं देखता हूं जब टीवी बहसों में प्रवक्ता एक राज्य की कटिंग दिखाते हैं और एक प्रवक्ता दूसरे राज्य की कटिंग दिखाता है कि तुम्हारे यहाँ इतने बीमार हैं और तुम्हारे यहाँ इतने लोगों को गैस नहीं मिली मिली ये इस तरीके की निर्मम और विभत्स राजनीति की हमने कल्पना नहीं की थी। तो अभी भी हमारे पास समय है कि जो गए वो गए, जिनको हम बचा सकते हैं उन्हें अगर एकजुट हो तो शायद बचाया जा सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारियां तय करने के लिए अगर आपको सोचना है तो ये है भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के नियमन का, रेगुलेशन का ढांचा, जिसे हम आज बताना चाहते थे ताकि बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिल सके। जाहिर सी बात है। और अंशुमान जी, बहुत ही ज़्यादा विभाजन है इस समय। हाँ, तमाम राजनीति के पूरे परिदृश्य में बहुत ज़्यादा विभाजन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दोषारोपण दिखाई दे रहा है, ताकि खुद पर आए दोषों से बरी हुआ जा सके। और ललन टॉप में जो अर्थात है हमारा, इस पर हम लोग आखिर में कई बार सवालों के जवाब देते हैं। पिछला एपिसोड हमने उस इस तरह से किया था कि उस पर सवाल ही बहुत कम आए। कुछ एक लोगों के सवाल थे, वो ऐसे सवाल थे उनके क्या जवाब दिए जाएं। जैसे एक व्यक्ति का सवाल था कि सर, मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन मैं कोरोना का टेस्ट करवाने से डर रहा हूँ। मतलब हमारे यूट्यूब के कमेंट्स में ही है। मैंने कहा कि सर, सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं कोरोना का टेस्ट करवाने से डर रहा हूँ कि मुझे बेड्स नहीं मिलेंगे, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अगर ऑक्सीजन कम हो जाए। तो इस तरह के सवाल हैं। इस तरह के सवालों के लिए ललन टॉप अलग से कई सारे कार्यक्रम आपके लिए ला रहा है, उन्हें भी देखते रहिए। और अर्थात ने पिछले एपिसोड पे और उसके भी पहले के एपिसोड पे कई लोगों की शिकायतें थी। कई लोगों ने कहा कि जो आखिर में हम किताबों और मूवी का रिकमेंडेशन देते हैं वो हमने नहीं दिया। तो समय थोड़ा सा क्रूर है, वक्त थोड़ा सा हमारे हाथ में नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं दिन भर का कि लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, लोगों को बेड उपलब्ध हो सके, लोगों को कोई ज़रूरी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। तो अंशुमान जी, लेकिन थोड़ा-सा अवसाद से भी बचना चाहिए। जी। तो मैं चाहता हूँ दर्शक कुछ देखते हैं, तो दर्शक कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ हाँ, कि देखें हम घर में रहे, तो सर हम लोगों ने ये किताब पढ़ ली और ये फ़िल्म देख ली, ये सीरीज़ देख ली, ये गाना सुन लिया। हम ये चाहते हैं कि देखिए, जो स्वस्थ हैं, जो सुरक्षित हैं, जो अपने घरों में सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपने आप को इससे बचाया है, वे कम से कम अवसाद से बचें, क्योंकि जो दूसरी महामारी है वो अवसाद है, जो महामारियों के बाद हमेशा आती है। जो मेंटल डिप्रेशन होता है, जो मेंटल ट्रॉमा होता है, जिसको अब डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा, हालांकि हमें समय नहीं मिल पाता है बिल्कुल, पूरा खबर का काम करने के बाद अधिकांश समय लोगों को ऑक्सीजन दवा दिलवाने में पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं ऐसे मौकों पर। मोटिवेट करने वाली किताबें, स्वयं को प्रेरित करने वाली किताबें किताबें पढ़ें अगर आपके पास समय है। सच्चाई ये सिद्धांत की पूरे 2 हफ्ते निकल गए, मैं नेटफ्लिक्स नहीं खोल पाया, मैं अमेज़न प्राइम नहीं खोल पाया। हिम्मत नहीं पड़ी देखने की कि मैं कैसे वो मनोरंजन की चीज़ें देख सकूँ और आपको बता सकूँ, क्योंकि जब मैं नेटफ्लिक्स खोलता हूँ फिर किसी का मैसेज आ जाता है, फिर किसी की सूचना हाँ, आ यही जाती हो है। रहा है। हाँ, तो इसलिए लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अच्छी किताबें पढ़ें। इंटरनेट पर बहुत सारी अच्छी जानकारी जो आपको मोटिवेट करेगी, अपने आस-पास के लोगों को खुश रखें, क्योंकि आस-पास बहुत बहुत अवसाद है, बहुत डिप्रेशन, और महामारियों का पूरा इतिहास ये बताता है कि ऐसा ही डिप्रेशन लेकर आती हैं। और इसमें आपकी जो अपनी जिजीविषा है, वो निराला ने उसमें लिखा है ना, राम की शक्ति राम पूजा की में, शक्ति पूजा में, हाँ, कि वो रहा राम का एक और मन जो न थका। जो न था। वो जो आपका एक और मन जो नहीं थकता है ना, उसको आवाज दीजिए और उसके सहारे इसको पार करिए। ये कठिन समय है। पढ़िए, आनंद लीजिए चीजों का के आसपास, और जितना संभव हो सके, छोटी सी भी मदद संभव हो सके तो लोगों की मदद करिए। एकदम। और डॉक्टरों से भी मेरी बातचीत होती रहती है, कई सारे वैज्ञानिकों से इस दौरान बातचीत हो रही है। तो वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि साहब, कोविड अगर हो जाए ना, तो आप उससे बच निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप उससे स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पैनिक ना हो। पैनिक से चीज़ें और ज़्यादा हाथ से बाहर जाती हैं। बाहर जाती हाँ, तो पैनिक जितना कम से कम हो सकते हैं, उतना कम से कम होइए। जानकारियाँ जुटाते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप लोग का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।